हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो ये 6 मीटर होता है लेंथ में। इसकी लंबाई जो है 6 मीटर है, उसके बाद भी इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत कम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू लार्ज इंटेस्टाइन। एज कंपेयर्ड टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है लेंथ में छोटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में बड़ी है। लेकिन इसको स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके बेसिस पर नाम रखा गया है स्मॉल एंड लार्ज। लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर इन लेंथ बट हैज अ वाइड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वाइड है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, बेसिकली इसके जो है 3 पार्ट्स हैं। जो सबसे पहला पार्ट है, जो सी शेप्ड का स्ट्रक्चर है, जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम ये सी शेप का स्ट्रक्चर है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी आप जो डिस्टल पार्ट है वो इलियम, और ये प्रॉक्सिमल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सी शेप्ड का होता है, प्रॉक्सिमल होता है, और इट इज अराउंड द हेड ऑफ द पैंक्रियाज। ड्यूडेनम जो सी शेप का है, इट इज अराउंड द हेड ऑफ द पैंक्रियाज। मींस अगर हम इसको फिगर में देखने की कोशिश करें तो ये एक सी शेप्ड का स्ट्रक्चर है। ये एक इस तरह का एक सी शेप्ड का स्ट्रक्चर बना लिया, ये हो गया ड्यूडेनम, और इट इज जस्ट अराउंड द हेड ऑफ द पैंक्रियाज। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो इसमें ए पैंक्रियाज का पार्ट जो हेड नेक वगैरह में डिवाइडेड है, आपको ऑलरेडी क्लास में बताया जा चुका है। दिस इज पैंक्रियाज। ये जो हिस्सा है, दिस इज द हेड ऑफ द पैंक्रियाज। दिस इज द हेड ऑफ द पैंक्रियाज। तो ये जो हेड ऑफ द पैंक्रियाज है, दैट इज, ये जो ड्यूडेनम है ये हेड ऑफ द पैंक्रियाज के चारों तरफ से प्रेजेंट सी शेप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पैंक्रियाज, दिस इज पैंक्रियाज। ठीक है, तो जो ड्यूडेनम है वो प्रॉक्सिमल पार्ट पे है, और ड्यूडेनम में खुलता है पाइलोरिक एंड। जो स्टमक का पाइलोरिक एंड है वो खुलता है ड्यूडेनम में। पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक लीड्स टू ड्यूडेनम। जो दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं जेजनम। द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज जेजनम। जेजनम, ठीक है। जेजनम जो है, इट स्टार्ट्स विथ शार्प बेंड। जहां से शार्प बेंड शुरू होता है वहीं से जेजनम शुरू हो जाएगा। स्टार्ट्स विद शार्प बेंड, इसको आपको याद रखना है। जहां से एक शार्प बेंड निकलेगा, एक शार्प बेंड जहां से भी निकलेगा उसको कहते हैं जेजनम। और इस शार्प बेंड, यानी जहां से ड्यूडेनम से जो शार्प बेंड निकलेगा उसको जेजनम कहते हैं। और उस जंक्शन को, जहां से जेजनम ड्यूडेनम से निकल रहा है, ड्यूडेनम का लास्ट एंड, ड्यूडेनम का लास्ट एंड और जेजनम की शुरुआत, वो जो जंक्शन होगा उसको बोलते हैं ड्यूडिनो जेजनल फ्लेक्सर। ओके, ड्यूडेनो जेजनल फ्लेक्सर।
और इस रीजन पर, ये आपको समझ में आ गया ना, ड्यूडनोजेजनल, दो वर्ड है इसमें, ड्यूडनम और जेजनम। तो जेजनम जो है एक स्टार्ट्स विथ शार्प बेंड, तो ड्यूडनम का लास्ट एंड वहीं से शार्प एंड बिगिन होगी ना। अगर कहें कि ये ड्यूडनम का लास्ट एंड है तो यहीं से एक शार्प एंड बिगिन होगी। इसी शार्प बेंडिंग को जो बिगिन हो रही है और ड्यूडनम के जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं ड्यूडिनोजेजनल फ्लेक्सर। और बोला जाता है कि यहां पर डाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मेजॉरिटी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑकर्स हियर। यहां पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा। क्लियर? ओके। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है स्टमक का, एक और जो लास्ट पार्ट है उसको भी डिस्कस कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा पार्ट है वो है इलियम। इलियम, और इलियम जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सो रिमेंबर दिस, इलियम क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो इलियम है ये लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में जाकर मिलता है। सपोज कीजिए कि ये इलियम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये इलियम का हिस्सा है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो आ रही है ये लार्ज इंटेस्टाइन के जिस हिस्से में मिलती है, तो सपोज कीजिए कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला हिस्सा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। ये क्या है? ये है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला हिस्सा है। ये इलियम है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जिस चैम्बर में खुल रहा है, ये जो चैम्बर है इसको कहते हैं सीकम। सीकम, सीकम किसका हिस्सा है? सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। इलियम किसका हिस्सा है? इलियम किसका हिस्सा है? इलियम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इलियम और सीकम के ओपनिंग पर, यानी यहां पर, दिस प्लेस, एट दिस प्लेस, ये जो हिस्सा है यहां पर वेल्व प्रेजेंट होगी, और इस वेल्व को कहते हैं इलियोसीकल वेल्व। इलियोसीकल वेल्व। ठीक है? क्लियर है? ये वेल्व कहां होगी? ये जो इलियम की ओपनिंग सीकम पे है, इस ओपनिंग पर एक वेल्व होगी जिसको कहेंगे इलियोसीकल वेल्व। क्लियर है? और जो ये जो इलियम सीकम से मिल रहा है, जहां इलियम सीकम में खुल रहा है, इस जंक्शन को, ये जो जंक्शन यहां बनेगा, इस जंक्शन को बोलेंगे, ये जो जंक्शन बन रहा है, यहां पर एक जंक्शन बन रहा है जहां पर इलियम सीकम से मिल रही है, खुल रही है, वहां पर एक जंक्शन बन रहा है, इसको बोलते हैं इलियोसीकल जंक्शन। इलियोसीकल जंक्शन, इट इज कॉल्ड एज इलियोसीकल जंक्शन। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा का रीजन है, तो म्यूकोसा की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस पर कुछ परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। अगर आप स्टमक की बात करें तो स्टमक में टेम्पररी फोल्ड्स मिलते हैं। स्टमक हैज टेम्पररी फोल्ड्स, करेक्ट? द स्टमक हैज टेम्पररी फोल्ड्स। इफ यू टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द ड्यूडेनम की लेंथ अगर बात करें तो इट इज 12 सेंटीमीटर के आसपास है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड द शॉर्टेस्ट एंड द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है? अगर हम ड्यूडेनम की बात करें, थोड़ा सा इसके लेंथ के बारे में भी देख लें,
तो ड्यूडनम जो है वो शॉर्टेस्ट है और वाइडेस्ट है। शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट, लॉन्गेस्ट तो इलियम है। इलियम का जो डायामीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर्स होता है। जेजनम जो है वो मिडिल पार्ट है और इसकी जो लेंथ है वो 2.5 मीटर्स होती है। जेजनम की जो लेंथ है दैट इज 2.5 मीटर्स। जो ड्यूडनम है दैट इज 25 सेंटीमीटर्स। इट इज 25 सेंटीमीटर्स, इट इज 2.5 मीटर्स। एंड अगर इलियम की बात करें तो लॉन्गेस्ट है, ये है 3.5 मीटर्स। ओके, 3.5 मीटर्स। और जो ड्यूडनम है वो सी शेप की ऑलरेडी आपको बता दिया है। और ड्यूडनम में जो है हिपैटोपैंक्रेटिक एम्पुला, एम्पुला ऑफ वेटर जो है, यहां पर एक एम्पुला ऑफ वेटर होता है, आपको ऑलरेडी मालूम है और पिछले क्लासेस में सब बताया गया है आपको। और फाइनल ये भी माना गया है कि जो ड्यूडनम का हिस्सा है, यहां पर एक आप इस बात को याद रखेंगे कि जो ड्यूडनम वाला हिस्सा है, ड्यूडनम में बेसिकली आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होता है। ड्यूडनम में बेसिकली आयरन एब्जॉर्ब होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आयरन इज मेनली एब्जॉर्ब इन द ड्यूडनम। ठीक है। इलियम का डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर का होता है। जेजनम का डायमीटर अबाउट 4 सेंटीमीटर का होता है। जेजनम का जो डायमीटर है दैट इज 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जेजनम इज 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मैं यहां लिख देता हूं, अगर हम डायमीटर की बात करें ऑफ जेजनम, कितना है? अबाउट 4 सेंटीमीटर। इलियम की अगर डायमीटर की बात करें तो कितना है? इलियम का डायमीटर जो है वो 3.5 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर सेंटीमीटर में है, लेंथ मीटर में है। 3.5 मीटर लेंथ है, 3.5 सेंटीमीटर डायामीटर है। अब अगर बात करें कि कौन तीनों में सबसे ज्यादा क्वाइल्ड है, सबसे ज्यादा क्वाइल्ड कौन है? ड्यूडनम, जेजनम की इलियम? तो ड्यूडनम, अनदर पॉइंट आपको जो याद रखना है कि ड्यूडनम प्लस, सॉरी नॉट ड्यूडनम, ड्यूडनम नहीं, जेजनम प्लस इलियम हाईली क्वाइल्ड, दे आर हाईली क्वाइल्ड। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है कि डायामीटर में सबसे ज्यादा डायामीटर किसका है? सबसे वाइडेस्ट तो ड्यूडनम है। सबसे वाइडेस्ट कौन है? ड्यूडनम है। सबसे लॉन्गेस्ट कौन है? इलियम है। और सबसे शॉर्टेस्ट कौन है? वो भी ड्यूडनम है। डायामीटर में अगर जेजनम और इलियम के डायामीटर में सबसे ज्यादा किसका है? ऑलमोस्ट जेजनम का ज्यादा है। जेजनम और इलियम में ज्यादा क्वाइलिंग होती है, बहुत हाईली क्वाइल्ड होते हैं। ये कम क्वाइल्ड होता है, सी शेप का है। बस क्वाइलिंग इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, 6 मीटर के 6 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा है। तो इतने बड़े इस इंटेस्टाइन को हमें अकोमोडेट करना है, इसीलिए वो हाईली क्वाइल्ड होता है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये तीनों पार्ट्स के बारे में था। अब और भी कुछ हम जानेंगे कि जो इलियम है वहां पर कुछ, लेट मी चेंज द स्लाइड। अगर हम इलियम का डिस्कशन करें तो इलियम में अलोंग द इलियम देयर आर सम नोड्यूल्स क्लस्टर्ड टुगेदर। कुछ हमको क्लस्टर्ड नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। क्लस्टर्ड नोड्यूल्स आर प्रेजेंट और इनको हम बोलते हैं पेयर्स पैचेस। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेयर्स पैचेस। ये जो पेयर्स पैचेस हैं ये लिम्फ नोड्स हैं।
ये क्या है? दे आर लिम्फ नोड्स। और ये जो पेयर्स पैचेस हैं ये इलियम में हैं और ये इनका फंक्शन है कि दे प्रोड्यूस फ्रॉम हियर लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। लिम्फोसाइट्स एक तरह के WBCs होते हैं और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है जो मैंने अभी बताई कि अलोंग द इलियम क्या प्रेजेंट है? पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं जो कि लिम्फ नोड्स हैं। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा के बारे में, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा है म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको मैं बता रहा था कि यहां पर परमानेंट, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं। परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं जिनको कहते हैं वेल्व्स ऑफ कर्करिंग। वेल्व्स ऑफ कर्करिंग इनको कहा जाता है। ये जो वेल्व्स ऑफ कर्करिंग हैं इनको हम एक और नाम से जानते हैं, इनको हम कहते हैं प्लाइकी सर्कुलरिस। दे आर ऑल्सो नोन एज प्लाइकी सर्कुलरिस। वैसे आपको वेल्व्स ऑफ कर्करिंग बस याद रखना है, प्लाइकी सर्कुलरिस और वेल्व्स ऑफ कर्करिंग, और इनका एक और नाम है, देयर इज वन मोर नेम दैट इज वी जनरली टेक, द नेम इज वेल्वुली कॉनिवेंटिस। बेसिकली जो हम नाम याद रखते हैं वो है वेल्व्स ऑफ कर्करिंग, और आपको ये याद रखना है कि ये जो वेल्व्स ऑफ कर्करिंग है ये परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स हैं। इनसे क्या फायदा मिलता है? वेल्व्स ऑफ कर्करिंग से क्या फायदा है? वेल्व्स ऑफ कर्करिंग का काम यह है कि बिकॉज ऑफ दिस द फूड पैसेज इज स्लोड डाउन। जो फूड का पैसेज है अलोंग द इंटेस्टाइन वो थोड़ा स्लो हो जाता है। These valves of Kerckering are also covered with villi. These valves are covered with villi. यानी villi is also present over the pairs patches. Sorry, absent. Here villi is absent. आपको ये बात याद रखनी है, ये सब स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो villi are absent. Where? इन द पेयर्स पैचेस में विलाई नहीं होते हैं। पेयर्स पैचेस में विलाई नहीं प्रेजेंट होंगे, जहां पेयर्स पैचेस हैं वहां विलाई नहीं होता है। ये जो वेल्व्स ऑफ कर्करिंग हैं दे आर कवर्ड विद विलाई। वेल्व्स ऑफ कर्करिंग की अगर हम बात करें सो दे आर कवर्ड विथ विलाई, एंड बिकॉज ऑफ दिस विलाई the surface area is increased. It increases surface area for what purpose? Absorption के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन यह होता है कि फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाए और जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में चला जाए। तो जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन का सरफेस बढ़ जाएगा उतना ही ज्यादा डाइजेस्टेड फूड तेजी से ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट दे आर कवर्ड विथ विलाई, एंड बिकॉज ऑफ दैट सरफेस एरिया विल इंक्रीज, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज। एंड विलाई इज ऑल्सो लाइंड बाई, ये जो विलाई है, ये जिस विलाई की मैं बात कर रहा हूं, दिस विलाई इज ऑल्सो लाइंड बाई mucosal cells. It is also lined by mucosal cells, and because of that they produce mucus. तो यहां mucus भी प्रोड्यूस होता रहता है।
वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो विलाई है, इस विलाई पर भी ब्रश बॉर्डर अपीयरेंसेस देखने को मिलते हैं। ये जो विलाई है, इस विलाई पर भी हमें, अगर हम, ये जो विलाई है, ये विलाई हो गई इस तरह की, ये कहां पर प्रेजेंट है? फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग में। इसीलिए फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग के वजह से सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो इस विलाई पर हमें ब्रश बॉर्डर अपीयरेंसेस दिखेंगे, लॉट ऑफ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंसेस, जिनको हम माइक्रो विलाई कहते हैं। ये विलाई के ऊपर फोल्ड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं, ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंसेस हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रो विलाई। और इस माइक्रो विलाई के वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस सरफेस एरिया टू मेनी फोल्ड्स, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो ये जो था वो इलियम के बारे में, म्यूकोसा के स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी चीजें होती हैं उसके बारे में थे। ये जो वो वेल्व्स ऑफ कर्करिंग है, दे आर वेरी 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 प्रोमिनेंट इन जेजनम। These valves of Kerkering are prominent in jejunum. Okay, they are prominent in jejunum. jejunum में ये जो फोल्ड्स हैं ये ज्यादा दिखेंगे। तो आप इसको एक स्टार बना के इसको याद रखेंगे, वेल्व्स ऑफ कर्करिंग को याद रखेंगे, और विलाई को याद रखना है। माइक्रो विलाई कहां प्रेजेंट, ये याद रखना है, क्या करता है ये याद रखना है। पेयर्स पैचेस आपको याद रखना है कि पेयर्स पैचेस कहां हैं? अलोंग द इलियम, दे आर लिम्फ नोड्स व्हिच आर फाउंड अलोंग द इलियम। दे आर, आप ये कह सकते हैं कि इलियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पेयर्स पैचेस का प्रेजेंट होना। और पेयर्स पैचेस जो होते हैं वो WBCs प्रोड्यूस, लिम्फोसाइट्स एक तरह की WBCs हैं जिनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और म्यूकोसा में ढेर सारी, जो म्यूकोसा है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहां पर हमको कुछ वेल्व्स ऑफ कर्करिंग मिलती हैं, और यहां पर हमको विलाई भी मिलते हैं बहुत ढेर सारे, और हमको माइक्रो विलाई भी देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिक्रीशंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लेट मी चेंज द स्लाइड एंड नाउ आई विल टॉक टू यू रिगार्डिंग सिक्रीशंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। Secretions of small intestine. Secretions of small intestine के लिए हमें एक डायग्राम बना लेते हैं, वहां पे हम समझेंगे। ये एक डायग्राम बना लेंगे जिससे हमें समझ में आएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सिक्रीशन कहां से क्या होता है, कौन कौन से सेल्स होते हैं। ओके, लेट मी मेक इट कंप्लीटेड, देन आई विल डिस्कस विथ यू। ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैं क्या बना रहा हूं। ये मैं बना रहा हूं विलाई। ये दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये है विलाई। तो ये एक सेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एक सेक्शन है, और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है दिस इज विलाई, और इसी विलाई के ऊपर माइक्रो विलाईज प्रेजेंट होती हैं। एंड दिस इज, ये जो है ये इपिथीलियम से बना होगा, इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल इपिथीलियम। इंटेस्टाइनल, ये इंटेस्टाइनल इपिथीलियम हो गई। और ये जो आपको दो विलाई के बीच में ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये जो पाथ दिख रहा है, इसको हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। ये क्या है? क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। ठीक है। देन यहां पर गॉबलेट सेल्स भी पाए जाते हैं। ये दिस स्पॉट, कहीं कहीं गॉबलेट सेल्स भी पाए जाएंगे। ये मैं जो बना रहा हूं, इसको
ये गॉबलेट सेल्स भी यहां पाए जाएंगे, और गॉबलेट सेल्स क्या काम करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करने का काम करते हैं। ये हो गए गॉबलेट सेल्स, ये इपिथेलियम की लाइनिंग है, इसी में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है। देन देयर आर सम अदर सेल्स विच आर प्रेजेंट लाइक ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ग्रीन कलर से, ये सिर्फ एक इमेजनरी आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये जो सेल्स हैं ये हैं अर्जेंटैफिन सेल्स, अर्जेंटैफिन सेल्स। और भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉटम पे होते हैं, इनको पैनेथ सेल्स कहते हैं। तो जस्ट इमेजिन करिए कि ये यहां पर पैनेथ सेल्स हैं, बहुत सारे पैनेथ सेल्स होंगे, बहुत सारे अर्जेंटैफिन सेल्स होंगे। तो ये पैनेथ सेल्स हैं, ये क्रिप्ट हो गया, ये भी क्रिप्ट है, ये भी क्रिप्ट है। और यहीं पर कुछ ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, वो मैं यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं भी हो सकते हैं इधर। इन ग्लैंड्स को कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। इनको क्या कहते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। एंड दे आर ओनली फाउंड इन ड्यूडेनम, दे आर ओनली फाउंड इन ड्यूडेनम। ये बात याद रखनी है आपको, ये सिर्फ ड्यूडेनम में प्रेजेंट होंगे ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, इतना जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये है एब्जॉर्प्टिव सरफेस। दिस इज एब्जॉर्प्टिव सरफेस। यहां से कोई जो भी फूड है वो यहां से एब्जॉर्ब होके, यहां बीच में ब्लड वेसल्स होती हैं, यहां पर बीच में ब्लड वेसल्स होते हैं, तो जो भी फूड वगैरह डाइजेस्टेड फूड है वो पास होकर इन ब्लड वेसल्स में जाता है। तो ये जो सरफेस है विलाई की, इसके बनने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। अब मैं अगर बात करूं इस वाले हिस्से की, इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्ट, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में जो ये चीजें आ रही हैं, ये सिक्रीटरी सरफेस है। दिस इज सिक्रीटरी सरफेस। Secretory surface. They are producing some or the other substances, so they are secretory surface. तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट जो है सेल्स हैं इंटेस्टाइन की, या आप इनको ग्लैंड्स भी कह सकते हो। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? ये हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। ठीक है, टू टाइप्स जो ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, वो दो तरह के हैं। एक है क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन और एक है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ ड्यूडेनम में ही प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन की हम बात करें, लेट अस डिस्कस अबाउट द क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। ये जो क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन है, ये एक तरह का, लेट मी डिस्कस अबाउट क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये जो क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन है, ये सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं और दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन विलाई। ये देखो, विलाई के बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन विलाई एंड थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, एंड इनसे जो बेसिकली ये क्या करते हैं, दे सिक्रीट सम एंजाइम्स प्लस म्यूकस। ये म्यूकस का भी सिक्रीशन करते हैं क्योंकि गॉबलेट सेल्स हैं, आपने देखा डायग्राम में। अब बात करते हैं कुछ सेल्स की जो प्रेजेंट हैं इनमें। इन क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन में आप देखिए पैनेथ सेल्स और अर्जेंटैफिन सेल्स, दो तरह के सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, अर्जेंटैफिन और पैनेथ सेल्स। ये जो अर्जेंटैफिन और पैनेथ सेल्स हैं, इनके बारे में डिस्कशन करें अगर, तो पैनेथ सेल्स जो है पर्टिकुलरली ड्यूडेनम में पाया जाता है। पर्टिकुलरली दिस इज फाउंड इन द ड्यूडेनम। लेट अस टॉक अबाउट पैनेथ सेल्स एंड अर्जेंटैफिन सेल्स। सो लेट मी चेंज द स्लाइड. So let me talk about the two types of cells found in the crypts. One is called as the पैनेथ cells, एक को कहते हैं पैनेथ cells. ये particularly ड्यूडेनम में प्रेजेंट है.
This is important point to note, particularly in duodenum. They are found particularly in duodenum. They are rich in zinc and acidophilus granules. इनके अंदर acidophilus granules बहुत होते हैं. They are rich in zinc and acidophilus granules. I am talking about Paneth cells from crypts. ओके और दूसरे हैं, अच्छा इनका फंक्शन देख लें. इनका फंक्शन बहुत सर्टेन नहीं है, बट एक एविडेंस, देयर आर एविडेंसेस टू प्रोड्यूस लाइसोजाइम, एविडेंस टू प्रोड्यूस लाइसोजाइम. देयर इज एन एविडेंस टू प्रोड्यूस लाइसोजाइम, ओके, which is an antibacterial substance. Now let us talk about argentaphin cells. Argentaphin cells जो होते हैं इनको हम enterochromaffin cells भी कहते हैं. The other name of argentaphin cells is enterochromaffin cells. आपको ये सारे नाम याद रखने चाहिए. क्रोमैफिन, देखो फिन जहां आ रहा है ना, टैफिन, मैफिन, तो इसे याद रखेंगे. एंटीरोक्रोमैफिन सेल्स भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीरोक्रोमैफिन सेल्स. और ये कहां लोकेटेड है? ये लोकेटेड हैं, दे आर लाइनिंग द क्रिप्ट्स, दे आर लाइनिंग द क्रिप्ट्स, दे आर लाइनिंग द क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन. ठीक है, और दे प्रोड्यूस serotonin. They produce serotonin and they also produce serotonin के अलावा भी ये कुछ चीजें प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि they also produce secretin. ठीक है, ये जो अर्जेंटाफिन सेल्स हैं ये सिक्रेटिन भी प्रोड्यूस करते हैं. सो अर्जेंटाफिन सेल्स आप यहां पे जो सीरोटोनिन प्रोड्यूस कर रहे हैं ये हो गए एंडोक्राइन इन फंक्शन, करेक्ट. बिकॉज ऑफ सीरोटोनिन दे आर एंडोक्राइनल इन नेचर. आप इनको कह सकते हो कि दे आर एंडोक्राइनल सेल्स. सिंस दे प्रोड्यूस सीरोटोनिन दे आर एंडोक्राइनल सेल्स. और सीरोटोनिन क्या करता है? सीरोटोनिन एक पावरफुल, ये जो सीरोटोनिन है एक स्टिमुलेशन करता है किसकी? इट स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन. किसकी कॉन्ट्रैक्शन करता है? स्मूथ मसल्स की. स्टिमुलेट्स पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी. हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. और उसी मूवमेंट, ये मूवमेंट कैसा है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स. जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फूड आगे बढ़ता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है. इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. तो ये जो सीरोटोनिन का जो रोल है वो यही है कि इट स्टिमुलेट्स पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी. ओके, क्लियर है? नाउ जो आगे अगर हम ब्रूनर्स ग्लैंड की बात करेंगे तो ब्रूनर्स ग्लैंड में भी जो है जो सिर्फ और सिर्फ ड्यूडेनम तक सीमित है. इट्स ओनली फाउंड इन द ड्यूडेनम. और क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन जो है वो म्यूकोसा के रीजन में प्रेजेंट है. ठीक है, ये म्यूकोसा के रीजन में प्रेजेंट होते हैं. और इनमें कुछ और भी सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एंटीरोसाइट्स. ठीक है, इनमें जो है कुछ और भी सेल्स होते हैं जिनको हम बात कर लें. एक तो गॉबलेट सेल्स देखने को मिला क्रिप्ट्स में, और ये पैनेथ सेल्स और अर्जेंटाफिन सेल्स हो गए. गॉबलेट सेल्स हो गए जो लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन के लिए हैं. बट देयर आर सम अदर काइंड ऑफ सेल्स विच आर फाउंड इन मोर इन नंबर. where they are found? They are covered by epithelium only and these cells are called as crypts में enterocytes. इन सेल्स को एंटीरोसाइट्स कहते हैं. ओके, एंड दीज आर समवेयर प्रेजेंट इन द क्रिप्ट्स, एट द
क्रिप्ट्स के बेस पर पैनेथ और अर्जेंटाफिन सेल्स होते हैं, और जो क्रिप्ट के बेस पर ये दोनों सेल्स होते हैं, और जो क्रिप्ट होता है उसमें एंटेरोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं। एंटेरोसाइट्स जो सेल्स होते हैं ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। कहां प्रेजेंट होते हैं? क्रिप्ट्स में। ये क्रिप्ट में प्रेजेंट होगा, इन क्रिप्ट। एंटेरोसाइट्स, तो उसको भूलना नहीं है, बहुत ज्यादा होते हैं, मॉडरेट नंबर में म्यूकस होता है और सबसे ज्यादा इस तरह के सेल्स होते हैं एंटेरोसाइट्स। ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स सिक्रीट करते रहते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द इंटेस्टाइनल, नॉट इन, ऑन क्रिप्ट्स। दे आर प्रेजेंट ऑन क्रिप्ट, दे आर प्रेजेंट ऑन क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, ठीक है। और अर्जेंटाफिन सेल्स सीरोटोनिन के साथ साथ मैंने आपको बताया था, दे ऑल्सो प्रोड्यूस सिक्रेटिन, ठीक है। सीरोटोनिन भी प्रोड्यूस करते हैं अर्जेंटाफिन सेल्स, और ये सिक्रेटिन भी प्रोड्यूस करते हैं। सिक्रेटिन एक तरह का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन है, GI हार्मोन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन, ठीक है। और जो सरफेस ऑफ विलाई है, एंटेरोसाइट्स जो हैं वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीट करते हैं, लेकिन जो सरफेस है विलाई की, दीज एंटेरोसाइट्स ऑन द सरफेस ऑफ विलाई they absorb water and electrolytes. वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, कहां? विलाई के सरफेस पे। कौन? एंटेरोसाइट्स। और क्रिप्ट्स में क्या करते हैं? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ब्रूनर्स ग्लैंड। लेट मी चेंज द स्लाइड, और ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में जल्दी से डिस्कशन कर लें। तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो सब म्यूकोसा के रीजन में है, और क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन कहां है? म्यूकोसा रीजन में। तो ब्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोसा के रीजन में प्रेजेंट होते हैं, सब म्यूकोसल रीजन। कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड्स, कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड्स confined to duodenum only, सिर्फ और सिर्फ ड्यूडेनम तक प्रेजेंट होते हैं, और दे प्रोड्यूस अल्कलाइन म्यूकस। अल्कलाइन म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से जो काइम आता है, जो स्टमक से एसिडिक काइम आता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइजेस एसिडिक काइम फ्रॉम स्टमक, क्योंकि स्टमक में तो एसिडिक मीडियम है। तो स्टमक से जो फूड, जो स्टमक में जो फूड होता है उसको काइम कहते हैं, स्टमक में जो फूड होता है उसको काइम कहते हैं, ये एसिडिक होता है। तो जब ये ड्यूडेनम में आएगा तो ब्रूनर्स ग्लैंड के वजह से अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट होते हैं, और वो क्या हो जाएंगे? अल्कलाइन हो जाएंगे। और स्टिमुलस कहां से मिलता है इसको? स्टिमुलस दो जगहों से मिलता है, एक ड्यू टू टेक्टाइल और इरिटेशन, टेक्टाइल और इरिटेशन ऑन ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में अगर, ड्यूडेनम की वॉल में अगर इरिटेशन हो जाए तो सिक्रीशन शुरू हो जाएगा, या नर्व्स के थ्रू हो जाएगा, दैट इज ड्यू टू वेगल स्टिमुलेशन। वेगस एक तरह की नर्व है, नर्वस सिस्टम में हम लोग देखेंगे, तो वेगल स्टिमुलेशन, इस नर्व्स से भी ड्यूडेनम को स्टिमुलस पहुंचेगी, या ड्यू टू GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स। कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन सिक्रीट होने लगेंगे, जैसे कि एग्जांपल है सिक्रेटिन। और जैसे ही सिक्रेटिन सिक्रीट होगा, ये सिक्रेटिन ड्यूडेनम को स्टिमुलेट कर देगा,
टू सिक्रीट अल्कलाइन म्यूकस, और अल्कलाइन म्यूकस जो है वो ड्यूडेनम की वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। जो अल्कलाइन म्यूकस है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो अल्कलाइन म्यूकस है वो ड्यूडेनम की वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। अनदर थिंग इज कि ये जो सिक्रीशन है, जो म्यूकस है, म्यूकस में म्यूकस कंटेन्स एक्सेस ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, एक्सेस ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, बहुत ज्यादा बाइकार्बोनेट आयंस होंगे। ड्यूडेनम से सिक्रीशन इनहिबिशन कौन करता है? इनहिबिशन इज डन बाय इनहिबिशन ऑफ ड्यूडेनल सिक्रीशन takes place by parasympathetic nerves. पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ये क्या करते हैं? इनहिबिशन करते हैं। और स्टिमुलेशन कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्व्स स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटेस्टाइनल जूस की। इंटेस्टाइनल जूस को हम कहते हैं सकस एंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस को, इंटेस्टाइनल जूस also known as succus entericus। ठीक है, सकस एंटेरिकस। और इस इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से सिक्रीशन होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो इंटेस्टाइनल जूस है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, यानी ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ये ब्रूनर्स ग्लैंड प्लस क्रिप्स ऑफ लेबरकुन का सिक्रीशन है। इनका जो दोनों का कलेक्टिवली जो सिक्रीशन है उसी को इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। ये इसका जो पीएच है, अगर पीएच की बात करें तो दैट इज 7.8 होता है करीब। और इसमें टोटल जो वॉल्यूम है वो है 2000 से 3000 ml पर डे बनता है ये जूस। और इसमें जो इंजाइम्स होती हैं, बहुत सारी इंजाइम्स होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले इंजाइम्स होते हैं माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, अल्फा डेक्स्ट्रीनेज, ये सब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं। देन एक और एंजाइम है जो कि नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है, एंटीरोकाइनेज। ये कोई फूड डाइजेशन नहीं करता, इट इज अ नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम। एंटीरोकाइनेज इज अ नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम, ये फूड डाइजेस्ट नहीं करता है, ये एंजाइम्स को एक्टिव करता है। दिस एंटीरोकाइनेज एक्टिवेट्स इनएक्टिव एंजाइम्स। बहुत सारे प्रोटीन के एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उन्हीं को एक्टिवेट करता है। सो देयर आर सम अदर एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट प्रोटीन्स, दे आर अमीनो पेप्टाइडेजेस, देन कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, और डाइपेप्टाइडेजेस। इसके अलावा और भी एंजाइम्स हैं जैसे न्यूक्लियोसाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइडेज, फॉस्फेटेज। इन सब के फंक्शंस हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में कि ये कौन सा रोल प्ले करते हैं। तो all these are the enzymes and very small amount of intestinal lipase. Intestinal lipase, ये सारे एंजाइम्स आपको याद रखने हैं, आप इसको याद रखें। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रेजेंट है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं,
न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, फॉस्फेटेज एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज भी प्रेजेंट है। दूसरी चीज, एक ऐसा एंजाइम प्रेजेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है, एंटीरोकाइनेज, जो कि एक नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है, और ये जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव करने का काम करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो पैनेथ सेल्स होते हैं, ये पैनेथ सेल्स फैगोसाइटोसिस भी करते हैं। ये जो पैनेथ सेल्स होते हैं, दे ऑल्सो दे हैव वन मोर फंक्शन, दे ऑल्सो परफॉर्म, दे एक तो लाइसोजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल है, और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि ये फैगोसाइटोसिस भी करते हैं।